जितनी भी यूज कार पाकिस्तान में आती थी वो तीन स्कीम से आती थी, एक पर्सनल बैगेज, एक ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और एक गिफ्ट। और वो बेसिकली फैसिलिटी मुझे और आपको अवेलेबल नहीं थी, जो समंदर पार पाकिस्तानी है जो कि आपको यहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं और आपके जीडीपी का काफी ज्यादा शेयर उनका जो है ना रेमिटेंसेस का है। तो इसके लिए उनको एक फैसिलिटी दी गई थी एक्सपर्ट्स को। हम्म। तो मैं और आप जिन खान साहब से गाड़ी ले रहे थे, वो खान साहब बेसिकली किसी का राइट टू इम्पोर्ट दैट व्हीकल यूज करते हुए आपको गाड़ी बेच रहे थे। हम्म। और उसको अगर हम देखें, इस स्कीम को मिस यूज किया जा रहा था काफी अरसे से। गवर्नमेंट इसके लिए जो है ना टाइट करती आ रही थी। पिछले 2 साल पहले उन्होंने कहा कि जी अगर आपने ड्यूटी भेजनी है तो आपको उसके लिए जो इनकैशमेंट जो है वहां से भेजने पड़ेंगे पैसे अकाउंट में, और पीआरसी बनानी पड़ेगी। फिर इस दफा बजट में उन्होंने थोड़ा ये हिंट दी थी कि हम सख्ती करने जा रहे हैं। और अब उन्होंने किया ये है कि पर्सनल बैगेज टोटल बंद कर दिया है। ट्रांसफर रेजिडेंस और जो गिफ्ट है, उसमें जहां से वो जो भेजने वाला है जिसका पासपोर्ट यूज हो रहा है वो जिस मुल्क में है गाड़ी भी वहां से आएगी। सो हम्म। होता ये था, ज्यादातर लोग गल्फ में मौजूद थे, पाकिस्तान के जो लोग काम करने जाते हैं बाहर, तो वहां से उनका पासपोर्ट यूज करके गाड़ी जापान से आ जाती थी। अब उन्होंने कहा जी अगर बंदा जो है जीसीसी में है तो गाड़ी भी जीसीसी से आएगी, बंदा जापान में है तो गाड़ी जापान से आएगी, अगर बंदा जो है कनाडा में है तो वहां से आएगी। एक तो ये रूल चेंज किया है। दूसरा, आने के बाद वो कह रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ गिफ्ट और अ टीआर आप 1 साल तक उस गाड़ी को नहीं बेच सकेंगे, हम्म। तो ट्रांसफरेबल नहीं होगी 1 साल के लिए। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो डेज ऑफ स्टे हैं वो पहले 725 थे, अब वो 850 डे आपको पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ेगा हम्म। टू क्वालिफाई दिस। एंड दोबारा क्वालिफाई करने के लिए भी उतने दिन बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और चौथी शर्त ये है कि जब आप गाड़ी भेज रहे होंगे तो एक जो उन्होंने ईडीबी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि वहां पे इंस्पेक्शन होगी, उसका भी तरीका वजह नहीं किया कि वहां पे पोर्ट पे कैसे इंस्पेक्शन होगी जाने से पहले, यानी वहां से लोड होने से पहले, वो भी करानी है। तो ये चार पांच चीजें इन एसेंस होगा ये। जो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जो लोअर बैंड की गाड़ी हैं जो 660 सीसी, हम्म। 500, वो तो बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं होंगी। जो अपर बैंड की गाड़ियां हैं वो बंदा फिर शायद किसी इंपोर्टर पे ट्रस्ट कर ले, 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल गाड़ी है उसका कोई वे आउट निकाल लेगा। या फिर गाड़ी पहले जापान से दुबई भेजेंगे, फिर दुबई वहां पे 5% ड्यूटी दें, फिर उसको यहाँ पे लेकर आए। इन एसेंस इट विल बी डिफिकल्ट टू इम्पोर्ट अ यूज्ड कार एंड इट विल बिकम एक्सपेंसिव। अच्छा सुनील साहब, सो इसको जो लेजिटिमेट तेरह क्यों सौ नहीं और किया अठारह जाता? सौ 2000 सीसी के नीचे की गाड़ियां वो नहीं आएंगी। ये जो जी जी। गाड़ियां हैं ये सेगमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल उस तरह से नहीं है, यानी कि 500 के मुकाबले की कोई गाड़ी नहीं है, विट्स के मुकाबले की कोई गाड़ी नहीं है। इस सेगमेंट को पूरा पाकिस्तान के अंदर खाली है। सुजुकी की कुछ गाड़ियां हैं, ऑल्टो वगैरह, जो शायद इतनी लोग पसंद नहीं करते। ऑल्टो हो गई, या आपके पास दूसरी स्विफ्ट वगैरह गाड़ी है। लेकिन ये जो गाड़ियां थी छोटी गाड़ियां, इसमें बहुत सारी गाड़ियां, बेतहाशा नाम है, मतलब पूरी एक लिस्ट है। उसकी मार्केटिंग के बजाय अगर मैं सीधा सवाल पे हूँ तो सवाल ये है कि हुकूमत इसको लेजिटिमेट क्यों नहीं किया इतने अरसे के अंदर? इसमें रुकावट क्या है? सर आई थिंक इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। अगर आप 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर को देखें तो वो सारे अपर बैंड की गाड़ियां बनाते हैं। हम्म। वो लोअर बैंड की गाड़ी इसीलिए नहीं बनाते कि उनका कहना ये है कि जी जब इंपोर्ट के थ्रू ग्रे मार्केट से नॉन स्टैंडर्डाइज गाड़ियां आएंगी तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। हम्म। आपको याद होगा कोविड में जब पाकिस्तान में काफी चीजें इंपोर्ट होना बंद हो गई थी, उसके बाद जब हमारे पास डॉलर नहीं थे, एलसी नहीं खुलती थी, तो कई लोकल इंडस्ट्रियां जो है वो परवान चढ़ी। हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर हो जाते जाते हैं और आपकी कॉस्ट इकोनॉमी बेहतर होती है और आप कम्पीट कर सकते हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी जो लोकल इंडस्ट्री है वो छोटी गाड़ियों में कम्पीट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो नंबर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, हम्म। जो लोकलाइजेशन है वो नहीं होती। तो जब ये बोर्ड बैन होगी तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो ये नहीं जो है ना 1000 सीसी 1500 सीसी वाली गाड़ी पे पड़ेगा। अगर हम लास्ट ईयर के फिगर देखें तो 40,000 गाड़ी इंपोर्ट हुई थी, उनमें से 25,000 और जो है वो 2000 सीसी से नीचे थी। हम्म। तो अब वो लोकल मार्केट से लेंगे, जब लोकल मार्केट से लेनी पड़ेगी तो सुजुकी के 2-3 वेरिएंट्स के अलावा अभी और ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो 13 मैन्युफैक्चरर है उनको भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, भी गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे। सो बजाय इसके कि वो एक ऐसी चीज को लेजिटिमेट करते कि जो पहले लेजिटिमेट नहीं थी, उन्होंने उसको जरा टाइट कर दिया जस्ट टू सी के लोकल जो है क्या करते हैं प्रोडक्शन वाले। एंड आई थिंक अगर कंपटीशन को देखा जाए तो लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हैज बीन अ कंज्यूमर्स मार्केट। हम्म। प्राइस कट भी हो रहे हैं, ईएमआईज भी आ रही हैं, ऑफर्स भी आ रही हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के कुछ बेहतरी करके। अच्छा सुनील भाई, अब अगर आप बात करें फ्यूचर की, जैसे आपने कहा कि ये इंपोर्टेड गाड़ियों का एक सैलाब बंद होगा, 25,000 गाड़ियाँ बहुत बड़ी फिगर है, पूरे पाकिस्तान में फैल गई। ये अगर रुकता है तो छोटी गाड़ियों के अंदर क्या हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि एक्वा टाइप की कोई हाइब्रिड या पीएचईवी कोई गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आ सकेगी? और जब मैं एक्वा का नाम ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं मिनी एसयूवी की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। उसमें हाइब्रिड गाड़ी कोई भी पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं बना रहा। हो सकता है बना रहा हो, आपको पता हो, मुझे नॉर्मली नहीं पता, मैं इतनी मेरी नॉलेज नहीं है। तो अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अब अगर देखें एक्वा ही
आप देखें ना, क्योंकि 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट होती है, हम्म। अगर आज आप एक्वा इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको 75 से 80 लाख रुपए की जी। पड़ती है। और इसी महीने जो है निषाद ग्रुप ने जेको J5 HEV निकाली है, जो कि 77 का टॉप वेरिएंट है, 67 का बेस वेरिएंट है। तो यस, देर आर कार्स विच आर बेटर देन एज अ वैल्यू सेट ऑफ द इम्पोर्टेड कार, और लोकल इंडस्ट्री यही कह रही है कि भी हम और भी देंगे, हम्म। कंपटीशन में और गाड़ियां आ रही हैं। सो लेट्स होप, एंड आई थिंक देयर विल बी कार्स, PHEV में भी आ रही हैं, HEV में भी आ रही हैं, आइस इंजन में भी आ रही हैं। मतलब BYD ने भी कल एक, मेरा ख्याल है, पाकिस्तान की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक होगी 72,90,000 में, विच इज अगेन लेस देन द प्राइस ऑफ व्हाट यू वुड गेट एन एक्वा अच्छा फॉर, सुनील भाई, इवन अ अगर 3 इयर्स अगर ओल्ड, अगर नाजरीन की सहूलत के विदाउट लिए एनी आप वारंटी, मुझे बता सकें, 1 साल की वारंटी भी मिल रही है। ये PHEV, HEV और फिर आपने आइस बताया, फिर लोग टेस्ला को एक ग्लैमराइज करते थे, टेस्ला एक गाड़ी थी, इनमें फ़र्क क्या जी होता जी। है, थोड़ा सा अगर आप मुझे बता दें। सर, आइस इंजन होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि जो गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है, उसको आइस इंजन बोलते हैं। ठीक है। फिर आ जाती है हाइब्रिड, उसको HEV बोलते हैं। उसके बाद आती है प्लग इन हाइब्रिड, जिसको PHEV बोलते हैं। उसमें होता ये है कि आपके पास एक चार्जिंग रेंज भी मिल जाती है, और फ्यूल के साथ भी चल जाती है, और रिजल्टेंट एवरेज आपको बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि जो आप टेस्ला की बात करते हैं, टेस्ला या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसमें लोगों को रेंज एंग्जाइटी होती है कि गाड़ी सड़क पे बंद होगी तो क्या करेंगे। हम्म। सो प्लग इन हाइब्रिड इज एन आइडियल मैरिज बिटवीन एन आइस इंजन एंड हाइब्रिड कार। उसमें आपके पास जो है आइस एंड इलेक्ट्रिक कार, आपके पास इलेक्ट्रिक रेंज मौजूद है, अगर आप शहर में चला रहे हैं, किसी गाड़ी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 150 है किलोमीटर, और उसके बाद आप उसको पेट्रोल पे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आप डेली उसको जूस अप कर लें तो आप महीनों तक बगैर किसी एक कतरे पेट्रोल की गाड़ी को चला सकते हैं। तो प्लग इन हाइब्रिड ये होती है। अच्छा, रुझान इस वक्त क्या है दुनिया में सुनील भाई, ये जो PHEV, HEV और ये जो गाड़ियां सारी की सारी एक एक ग्रोथ इनकी हो रही है, तो पाकिस्तान में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों के जी अंदर जी। कंबशन इंजन बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लोग हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? क्योंकि फ्यूल एवरेज पाकिस्तानियों का हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारी पहला सवाल ही ये होता है, होंडा CD70 के ज़माने से हो या फिर कारों के ज़माने से, हम सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं इसकी एवरेज क्या आ रही है। तो एवरेज के हिसाब से तो ये गाड़ियाँ एक फ्यूचर है, तो सही। आप समझते हैं मेरे कि ये ख्याल से, रहेंगी पाकिस्तान में? जी, आई थिंक आइस इंजन खत्म नहीं होगा। अगेन ये साल और अगला साल PHEVs, रीव्स, प्लग इन हाइब्रिड्स का साल होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब गाड़ी जो है, किसी की रिक्वायरमेंट और है, किसी की और है। अगर मेरा दफ्तर और घर 2 किलोमीटर दूर है तो मुझे हाइब्रिड के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं, मैं आइस इंजन चला लूंगा। जिसकी ज्यादा, वो प्लग इन हाइब्रिड ले लेगा। जिसको हाइब्रिड चलना है उसके लिए प्लग हाइब्रिड का फायदा नहीं, बिकॉज हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, वो भी आइस इंजन प्रेफर करेगा। सो मेरे ख्याल से दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक का जो शेयर है, जो कि लोगों का ख्याल था कि जी ऑल इलेक्ट्रिक चला जाएगा, आई एम बिट स्केप्टिकल। मेरा ख्याल 100 देखा जाए तो 30% का हम कर रहे हैं। बट आई एम नॉट 30 भी होगा। और ग्लोबली भी इस साल अगर आप देखें तो आइस के फिगर जो है वो इलेक्ट्रिक को फिर सरपास कर गए हैं। बहुत सी कंपनियां, वॉल्वो, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जिन्होंने अपना जो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने का भी सिग्नल दिया है। हम्म। तो आई थिंक ऑल दीज विल बी देयर इन द मार्केट।